है जो जीता वो सिकंदर। अभी जीते हैं तो ये हमें कुछ भी कहते हैं जी, हम विनम्रता से स्वीकार करेंगे कि आज इनका दिन है, उसमें मैं जी आज उनका दिन है नहीं चाहूंगा जी। चलिए, तो मांझी को आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये इस पर मैं बातचीत कर रही हूँ। अरुण साहब जी, एक मैं टिप्पणी देना चाहता हूँ। मैंने अभी लालू जी का बयान सुना, अभी नीतीश कुमार जी का बयान सुना, अभी डेरेक ओब्रायन का बयान सुना, तो मुझे ध्यान आया कि एक कहावत थी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी जी, तू कौन मैं खाम खा, ना 3 में ना 13 में जी। अब हो क्या रहा है कि किसी और की दीवानगी, किसी और की मेहनत, और सब उसमें हिस्सेदारी ढूंढ रहे हैं। किरण बेदी के लिए आप यही बात कहेंगे? शायद आप किरण बेदी के लिए यही बात कहेंगे? 17 दिन पहले लाई गई। सुधांशु जी नहीं, मैं इस समय बिहार के परिप्रेक्ष्य में जी, अभी आपने खुद अपने मुंह से बहुत कुछ कहा कि इतने सालों की मेहनत और कोई और उड़ा के ले जाए। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि ये सारे बिंदु हैं जो हमारे चिंतन का विषय रहेगा और इनका हमें मूल्यांकन करके इनका हमें एक जवाब निकालना पड़ेगा कि कहाँ ये ही तो गलती के बिंदु नहीं थे हमारे। तो ये सारे विषय को देखिए, और क्या होता है जब तक आत्मचिंतन ईमानदारी से नहीं होगा, खुलेपन से नहीं होगा और रिफ्लेक्टिव मोड में नहीं होगा, अगर लीपापोती हम लोग करेंगे तो शायद अपना नुकसान करेंगे ना। चलिए पहले हम बहुत ईमानदारी से पहले बिहार, यूपी, बंगाल पे ही बात करते हैं कुछ देर। अरुण साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं जी। नहीं, ये मित्तल साहब ने बहुत सही कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। एक्चुअली ये जो चुनाव है इसका राष्ट्रीय स्तर पर 2-3 तरह से असर पड़ने वाला है। एक तो ये है कि बीजेपी, जिसका ये लोकसभा चुनाव में कोई अपोजिशन नहीं था, बिल्कुल ऑलमोस्ट अपोजिशन नहीं था, क्योंकि लोग जो हैं वो कांग्रेस को वोट नहीं करना चाहते थे, तो बहुत आसानी से बीजेपी जीतती चली गई। अब उसको एक तो अपोजिशन फेस करना पड़ेगा और वो आपकी तरफ से अपोजिशन होगा। दूसरी तरफ ये है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी स्थिति इस देश के लेफ्ट पार्टीज की हो रही है, ममता बनर्जी की हो रही है, इसके अलावा बिहार में जो है वो लालू प्रसाद यादव की हो रही है, क्योंकि नंबर इसके बाद इन्हीं लोगों का आने वाला है। और ये जो आपकी जो जीत है, ये आपकी जीत साफ साफ बता रही है कि वो जातिवाद पर। चलिए, और क्या बीजेपी मांझी को सपोर्ट करेगी, जिस तरह से सपोर्ट में अभी तक हम बातें सिर्फ सुनते आए हैं और जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? नहीं, बीजेपी मांझी को सपोर्ट कर सकती है इस नतीजे के बाद भी, बशर्ते कि वहां पर क्या मूड है ये देखना पड़ेगा जी। सुधांशु जी देखिए प्रजातंत्र में जिसके पास विधायकों का समर्थन होगा उसी को सत्ताधारी होने का हक है, और यही भावना भाजपा अच्छी तरह मानती है और इसका सम्मान भी करती है जी। लेकिन एक संवैधानिक प्रावधान जो होते हैं उनको ताक पे और हाशिए पे रख के काम नहीं होते हैं जी। शायद नीतीश कुमार जी वगैरह सबको ध्यान नहीं है कि अभी 5 फरवरी को जो बिहार में हुआ, बिल्कुल उसी का जो है वो नागालैंड में भी हुआ जी। वहां पे भी उनके विधायक दलों में विभाजन हुआ और गवर्नर राज्यपाल ने एक निर्णय लिया कि भाई आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे टेस्ट कर लीजिए, जिसका समर्थन होगा वो रहेगा। वहां टीआर जलियान मुख्यमंत्री अभी हैं। आप मांझी को सपोर्ट करेंगे सुधांशु जी? नहीं, प्रश्न हमारा एक ही मतलब राष्ट्रीय लेवल पे डिसीजन होगा जी। सपोर्ट करेंगे मांझी को जी। हमारा स्टैंड है, हमारा स्टैंड बड़ा स्पष्ट है कि जिसके पास भी वहां पे संख्या बल होगा जी, उसका मुख्यमंत्री रहेगा जी। और इसमें हमें कोई मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें कोई इसमें कोई गलत काम, अनैतिक काम करने की हमें कोई जरूरत नहीं है जी। फैजल साहब आपसे कुछ पूछना हम नीतीश कुमार जी के खिलाफत में हैं, इसमें हमने कोई अपने आरोप लगे सुधांशु जी, आपकी पार्टी पर आरोप लगे हैं, जिस तरह से आप लोगों ने बातें की हैं, जिस तरीके से इसमें नीतीश कुमार जी की भी आप कमाल देख लीजिए जी। उनके घर में आग, उन्होंने ही महादलित की राजनीति करी। चिंगारी बीजेपी की तरफ से आई। खड़ाऊ रख दूंगा सुधांशु जी, चिंगारी बीजेपी ने लगाई। रख दूंगा और मैं रबर स्टैंप ले आऊंगा।
और वो उनको मुंह की खानी पड़ी। अब अपने घर को संभालने की जगह वो क्या कह रहे हैं, दोषारोपण में लग गए। भाजपा ने कहते यार भाजपा ने मां जी को बनाया था क्या? आप कहते हैं कि मित्तल साहब, एक बिल्कुल प्रशासनिक व्यवस्था ठप हो गई थी, कुछ कुप्रशासन था, भाजपा ने करा था क्या? उमा आप ही का भारती, संगठन, आप ही का आपकी राजनीतिक नेता दल। उमा भारती मिलने गई है उनसे। सुधांशु उसके मित्तल बाद- जी, जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हमरा आपको जी। थोड़ा रोक रहा हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ मित्तल साहब से कि इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्ट्रेंथ टेस्ट होगा, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है वो आप बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है उसमें ये माना जा रहा है और जो हस्ताक्षर दे करके साइन के साथ जो एमएलएज ने सपोर्ट जताया है नीतीश कुमार को, वो 130 विधायक का है। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा गणित है फ्लोर पे बगैर भाजपा के सपोर्ट के, बगैर भाजपा का अगर सपोर्ट नहीं होता है मांझी जी को, तो वो किस तरह से, किस आधार से, किस अंक गणित से वो सब अपना जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो एक्सेप्टेबिलिटी है, यानी वो कि उसको मांझी प्रूव की कर सकते नैया हैं? को बीजेपी पार लगाएगी। फैसल साहब, ये जानना चाह रहा हूं। साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही गणित की। जब गणित में 130 विधायक नीतीश कुमार जी के साथ होंगे तो भाजपा के समर्थन से भी कैसे हो जाने वाला है? तो मतलब जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं उसका जवाब तो बड़ा साफ जवाब है कि हमारे उनके समर्थन के बाद भी अगर 130 वहां पे तो 130 है ना, और अगर 130 जने नीतीश कुमार जी को समर्थन करेंगे और इनके खिलाफत करेंगे तो इनकी सरकार भी जाएगी और नीतीश कुमार जी की बनेगी भी। तो जो मतलब जवाब दे राजनीतिक दिया, सत्य जवाब है, दे दिया। चलिए उनसे- सुधांशु जी, अब हम उनसे दिल्ली कौन पे ही बता आते हैं रहेगा? दोबारा। देखिए, चुनाव में हार और जीत दोनों ही एक अंग है चुनाव का। ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। अगर आप चुनावों में गिरते हैं शहसवार मैदानी जंग में, वो कुफ्र क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो चुनाव में हार जीत लगी रहती है। हर चुनाव जब आप हारते हैं तो सब चीज आपने गलत करी ऐसा नहीं होता है, और हर चुनाव अगर आप जीतते हैं तो सभी चीज अच्छी थी ये भी नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा कि इसमें आत्मचिंतन और मूल्यांकन दोबारा होगा, गंभीर होगा कि अगर इतनी बड़ा चुनाव हम हारे हैं तो कमियां तो हैं ही ना। इसमें कोई कहे कि जी कमियां नहीं थी, वो तो हम अपने आप को ही आप ही जो लोगों है, की गलती गुलामों में है, रखेंगे। मतलब आप ही लोगों की कमियां रही हैं, जो प्रदेश के नेता हैं, हर्षवर्धन साहब, विजय गोयल, उन सब की रही हैं कमियां। ये पूरा मैंने तो एक 8 महीने का कार्यकाल का आपको अलग अलग जी विषय और बिंदु बताए हैं। लेकिन आपको लग रहा है इन सतीश सब उपाध्याय चीजों का ने मिश्रण जो सतीश है- उपाध्याय ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, प्रभात झा पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? जी, ऐसा है कि ये अपनी नैतिकता का प्रश्न है उनकी। उनको लगा था कि क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश का चुनाव हारे हैं इसलिए उन्होंने पेशकश करी है। प्रभात जी प्रदेश के प्रभारी थे इसलिए उन्होंने करी है। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि जो जना जिम्मेदारी ले रहा है वो उस चीज का जिम्मेदार भी है। देखिए, नैतिक बल पे जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी अच्छा, होना ये आपने कह दिया अलग-अलग कि जो जिम्मेदार, ऐसा है कि जितना बड़ा उनको जनादेश मिला है उतनी ही ज्यादा उनसे उम्मीदें भी हैं और उतना ही बड़ा उनका उत्तरदायित्व भी है, और इस उत्तरदायित्व को गंभीरता से उनको निभाना पड़ेगा। उनको जनहित में जो वायदे उन्होंने करे हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो लोग उनसे प्रश्न पूछने वाले हैं। और मैं आपको बताता हूं कि कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स जो है वो एक छोटे समय के लिए चल सकती है, महीना 2 महीना 3 महीने की तो हो सकती है। इनको 5 साल तक का जनादेश मिला है। 5 साल की राजनीति में दोषारोपण करके आप लोगों को मन बहला देंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। बिल्कुल। आपको जो वायदे लोगों को आपने करे हैं, सुधांशु जो जी, उनको उम्मीद है लोगों को आपसे, लेकिन वो आपको पूरी आपने करनी ही सोचा पड़ेगी। है कि आप असेंबली इलेक्शन में दिल्ली में क्यों नहीं आ पाते? अभी भी जनता के लिए इतनी सारी योजनाएं, इतना सारा काम आपकी केंद्र सरकार कर रही है, दिल्ली में फिर भी आप जनता के बीच जगह नहीं बना पाई, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और सुनिए, उसका एक कारण जो अभी इन्होंने बताया, मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार के विषय में दिल्ली प्रशासन के अंदर हमें एक संदेश जरूर देना चाहिए था, क्योंकि हमारे बारे में जैसे केंद्र में कराना कि केंद्र में 20 जिस स्तर सेकंड है, पर सुधांशु जी, भ्रष्टाचार 20 हुआ सेकंड है, करता 20 था, सेकंड में आप अगर राजनीतिक अपनी स्तर बात पे कह दें। उसको खत्म कर दिया, जी। वैसे ही ये भ्रष्टाचार दिल्ली के प्रशासन में हमें इन 8 महीनों में खत्म करके दिखाना चाहिए था। शायद अगर ये कर पाते तो आज का जो माहौल है या आज का जनादेश बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास टाइम